नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वैदिक युग पढ़ रहे थे हम। वैदिक युग में हमने अभी तक यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझा। ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को हमने इस पूरे जो अभी तक हमने वीडियो पढ़े हैं उनमें पीछे वालों में समझा। हमने चारों वेदों को पढ़ा। अब हम इस वीडियो में आगे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल का जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा। यहाँ का राजनीति कैसा था, राजा वगैरह कैसे होते थे, यहाँ के मुख्य मुख्य अधिकारी कैसे होते थे, उन सब को हमने इस पिछले वाले वीडियोज में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था पर हम बात करते हैं। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, हम उस विषय पर बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था इस पूरे कालखंड में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस पर हम बात करते हैं। ऋग्वेदिक काल में हमने राजनीति पढ़ा, इसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? इस पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार था गोत्र। हमारे भी आजकल गोत्र होते हैं, वर्तमान में भी हमें हर परिवार के गोत्र होते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता है। जाति के अलावा एक गोत्र भी होता है और ये हमारे जन्म से डिसाइड होता है। ये कहाँ से होता है? आपका जन्म किस गोत्र में हुआ और वही गोत्र आपका रहता है। तो जन्म मूलक होता है ये गोत्र, ये बाद में नहीं मिलता, ये आपके जन्म से डिसाइड होता है। और ये उस समय भी ऐसा ही एक सिस्टम था। तो जो पूरा सिस्टम था वो भी इनका गोत्र के आधार पर था। सामाजिक व्यवस्था थी उसमें गोत्र का प्रचलन था। जैसे हमारे आज गोत्र का प्रचलन है वैसे भी इनके टाइम में भी, ऋग्वेदिक काल में भी, पूर्व वैदिक काल जो था उसमें भी गोत्र इनका सामाजिक आधार हुआ था। परिवार जो था उसको वो भी यहाँ प्रचलन में था। परिवार तो सभी के होते हैं। इस परिवार को समाज की प्रथम इकाई माना जाता था। परिवार को समाज की प्रथम इकाई माना जाता था। परिवार से हम भली भांति परिचित है, परिवार शब्द क्या होता है। तो ये यहाँ भी परिवार होते थे और उस परिवार को समाज की प्रथम इकाई, हम आज भी समाज की प्रथम इकाई परिवार ही मानते हैं। और जो परिवार का प्रधान होता था उसको गृहपति बोलते थे। परिवार का मुखिया कह लो आप, प्रधान वगैरह तो क्या कहें, मुखिया कह लेते हैं। मुखिया से मतलब हमारे जो पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं घर में, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज हमारे यहाँ आज भी है और उस समय तो बहुत तेज था, ज़्यादा था, जोरों पे था। तो जो घर का मुखिया होता था, परिवार का मुखिया, उसको गृहपति गृहपति या दूसरा शब्द भी काम में आता है कुलप। जो आपका कुल होता है, परिवार होता है, उसका पति, तो उसको कुलप शब्द भी या कुलपति भी बोलते थे। तो गृहपति या कुलप शब्द हमको याद रखना है। ऋग्वेदिक काल में जो परिवार होता था उनके मुखिया को गृहपति या कुलप कहा जाता था। समाज हमको पता है पितृसत्तात्मक था, फिर वही याद रखना है। यहाँ का समाज ऋग्वेदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज यहाँ प्रचलन में था। हमने देखा सिंधु सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक भी होता था। पूरा तो नहीं कह सकते पर कई जगह हमको मात्र सत्तात्मक के साक्ष्य भी मिले, किंतु वैदिक काल जो है वो पितृसत्तात्मक ही बना रहा। और हमको जो चीज़ देखनी है आगे इसमें देखेंगे, यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ये सब साधारण चीज़ें आज भी पाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। यही चीज़ें आज भी हमारे घर परिवार में हम देखते हैं कि हमारे आधार गोत्र है, परिवार हमारे भी होते हैं, पिताजी घर के मुखिया होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारी पितृसत्तात्मक समाज का बोलबाला है। तो ये चीज़ें आज भी हो रही है, हम इनको ज़्यादा इन पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे हमें नॉर्मली याद रह जाएगी। संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ रही, मतलब परिवार बड़े बड़े होते थे, संयुक्त होते थे। आज भी हमारे कई गाँव में हमें, आजकल तो बहुत कम हो गए संयुक्त परिवार, एकल परिवार की संकल्पना ज़्यादा बढ़ गई हमारे वर्तमान समय में, किंतु फिर भी हमारे कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार का एक तरह से हमको कई गाँवों में देखने को मिलता था। कई शहरों में भी मिल जाएंगे आपको बड़ी बड़ी फैमिलीज। तो संयुक्त परिवार की प्रथा उस समय ये ऋग्वेदिक काल में भी देखने को मिलती थी। अगली जो बात देखें इनके इस कालखंड में, पुत्र जो होता था उसी को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। ये आपको सत्य सत्य कथनों के लिए याद करना है। केवल पुत्र को ही केवल पुत्र को ही केवल पुत्र को ही पैतृक संपत्ति का
उत्तराधिकारी माना जाता था। केवल लिख लें, पहले इसको समझाऊंगा मैं। केवल पुत्र को ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। कहने का मतलब पैतृक संपत्ति का मतलब पिताजी की, दादाजी की संपत्ति, जो परिवार की संपत्ति होती थी, अपनी जमीन जायदाद, खेत खलियान जो है, इन्हीं को बोलते हैं पैतृक संपत्ति। जो पिताजी छोड़ के चले गए वो पैतृक, जो अपने पूर्वजों की संपत्ति है, जो अपने दादा परदादाओं की संपत्ति है, उसको हम पैतृक संपत्ति कहेंगे। और उसका जो अधिकारी होता था, उसे, उसका अधिकारी केवल पुत्र को माना जाता था, पुत्री को नहीं। जो घर में बहन बेटियां होती थी उनको तो विवाह करके अगले घर जाना है, ये हमारी एक संकल्पना हमारे वर्तमान समाज में भी। आजकल कानून तो बन गए महिलाओं के लिए, किंतु जमीन पर उनका ज़्यादा असर नहीं है। आज भी हमारे समाजों में, आज भी वर्तमान गाँव में या शहरों में, कहीं आप कहीं भी देख लो, पुत्री को अपनी ज़मीन में से, पिताजी की ज़मीन से हिस्सा नहीं मिलता, पुत्र के पास ही पूरी वो ज़मीन रहती है जब बंटवारा होता है तब। हालांकि कानून है उनके लिए, किंतु ऐसा जमीन पर समाज में ये भी प्रचलन में नहीं आया। ऐसा ही सिस्टम उस समय था। लड़कियों को, मतलब पुत्रियों को, पिता की जो पैतृक संपत्ति होती थी उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। मान लो उस समय किसी पिता के 100 बीघा जमीन थी उस समय, ठीक है, तो इस 100 बीघा जमीन पर जो पूरा हक है वो केवल पुत्र का होता था, पुत्री का नहीं होता था। आज भी हमारे समाज में ये चीज प्रचलन में है। कानून तो कहता है कि, आज का वर्तमान कानून तो 50-50 बीघा दोनों को देने का ऑर्डर मानते हैं इस चीज को, किंतु प्रचलन में नहीं है। और उस समय तो कानून में भी नहीं थी और प्रचलन में भी थी। पुत्री को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। ये बात आप याद रखेंगे। कब? ऋग्वेदिक काल में। इसके बाद देखें तो यहाँ से आपको एक वर्ण व्यवस्था के आपको कुछ जो है चिन्ह दिखाई देने लगे थे। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत आप इस कालखंड से मान सकते हैं। आपको वर्ण व्यवस्था, समाज में बाद में जो वर्ग व्यवस्था बनी, आज भी हमें प्राचीन जो आप जितने भी आपके साहित्यिक स्रोत है उनसे ये जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण समाज में उस समय प्रचलन में थे। तो ये यहाँ से भी हमको इनके चिन्ह, इनके अवशेष जो है दिखाई पड़ते हैं, इनके संकेत हमको दिखाई देने पड़ते हैं। तो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई ऐसा यहाँ से माना जाने लगा, मतलब ऐसे संकेत मिल गए थे, वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलने शुरू हुए थे इस काल से। वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलने वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलने शुरू हुए थे इस काल से, हमको वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलने। हालांकि इतनी हार्श नहीं थी, मतलब वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। ये वर्ण व्यवस्था चेंज भी हो सकती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने जो किसी एक बार मान लो किसी ने शूद्र वर्ग में जन्म ले लिया तो वो अपने कर्मों से ठीक भी हो सकता था। इतना खराब सिस्टम यहाँ पर अभी ऋग्वेदिक काल में नहीं था, शुरुआत हुई थी वर्ण व्यवस्था की। तो ये जो जानकारी है इसकी कि जो 4 वर्ण बने, उनका मूल क्या है, कहाँ से ये निकला, हमको ये समझना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में, सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। तो आपको वर्ण व्यवस्था की जड़ जो है ना वो कहाँ मिलेगी, आपको ऋग्वेद से मिलेगी। और ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, उसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कौन से मंडल में, 10वें मंडल में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। कहने की बात यह है कि 4 जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में मूल जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, इनका उल्लेख मिलता है। तो हमको सबसे पहले ये याद करना है कि समाज में जो 4 वर्ण प्रचलित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति
किस साहित्यिक स्रोत से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के अंदर भी आपको पूछ ले कौन से मंडल से मिलती है? 10वें मंडल से मिलती है। ठीक है, उसके आगे पूछे 10वें मंडल में तो आपको पुरुष सूक्त से इसकी उत्पत्ति मिलती है। क्या बताया गया है इसके अंदर? इसके अंदर बताया गया है कि 4 वर्ण है। इसके अंदर कितने वर्ण है? 4 वर्ण में विभाजित किया गया है समाज को। 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला वर्ण बताया गया है ब्राह्मण वर्ण। पहला जो वर्ण है वो कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण। इसकी उत्पत्ति जो विराट है उन्होंने किससे बताई है? परम पुरुष के मुख से। मुख को मतलब एक यूं बताया गया है कि एक कोई पुरुष जो होता है ना, परम पुरुष के मुख से, मतलब मुख से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। परम पुरुष कोई भी हो सकता है, अच्छा व्यक्ति। परम पुरुष के मुख से इन जो ब्राह्मण वर्ण है उसकी उत्पत्ति बताई गई है। कहने का मतलब शिक्षा देने का जो काम है, प्रवचन देने का जो काम है, जो पूजा का जो काम है, पुजारी का जो काम है, पुरोहित का जो काम है, वो ब्राह्मण लोग करेंगे क्योंकि इनको शिक्षा का अधिकार है और ये प्रवचन देंगे। ये ब्राह्मण वर्ण, इसकी उत्पत्ति पुरुष के मतलब किसी व्यक्ति के मुख से बताई गई है। दूसरा वर्ग क्या नाम वर्ण आया? वर्ग तो बाद में कहेंगे, अभी तो वर्ण ही कहेंगे इनको। दूसरा, और ये मूल रूप से वर्ण ही है, वर्ग तो बाद में समाज की जो संकुचित विचारधारा थी इसने जन्म के आधार पर उसको तय करवा दिया तो वर्ग में वो तब्दील हो गया। अभी यहाँ तक ये वर्ण ही है। ठीक है, तो क्षत्रिय वर्ण में इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भुजाओं से। भुजाओं का मतलब होता है ताकत। तो भुजाओं से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? क्षत्रिय वर्ण की। आसान है, हमको बहुत बार हमने पढ़ लिया तो याद भी है, तो इस पर अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तीसरा है वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति जांगों से मानी गई है। वैश्य की उत्पत्ति जांगों से मानी गई है। जो अपने व्यक्ति के पैरों की जो जांघें होती है उनसे इनकी वैश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। जो हमने क्षत्रिय वर्ण पढ़ा उसकी उत्पत्ति भुजाओं से थी। भुजाओं का मतलब ताकत था। जांघों से यहाँ से मतलब व्यापारी, और आपको व्यापार से लगाना है कि व्यापार करना है, और जो व्यापारी होता है, कारोबारी वर्ग होता है, उसके लिए ये वाला शब्द वैश्य वर्ण काम में लिया गया है। बिजनेस करने वाले लोगों से इसका संबंध बताया गया है, जो व्यापार करेगा। और जो शूद्र शब्द, हालांकि शूद्र शब्द बाद में जोड़ा गया। शूद्र वर्ण पहले तो इन तीनों को ही माना गया था। शुरू में ये तीनों ही वर्ण थे, चौथा वर्ण बाद में जोड़ा गया था। इस बात को भी हमें याद करना है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई पैरों से। पैरों से का मतलब है, पैरों से इनकी उत्पत्ति हुई। इसका क्या संकेत है? कि इनको सदा दूसरों की सेवा में रहना है, सदा हमेशा नीचे रहना है, नीचे की ओर रहना है, क्योंकि ये उन जो बाकी के 3 वर्ण हैं इनकी बराबरी नहीं करेंगे, हमेशा इनकी सेवा में लगे रहेंगे। तो इनकी उत्पत्ति हमको पैरों से मिलती है। एक चीज आपको और भी ध्यान देनी है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है ये बाद में लिखे गए थे। तो अगर आपको बहुत डीप पूछ ले कोई, तो ये पता रखना है कि जो ये जो वर्ण है ना, ये एक्चुअल में ऋग्वेदिक काल के नहीं कहलाने चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में हमको ये भी पता है कि पहला और 10वां मंडल ये सबसे बाद में लिखे गए। कहने का मतलब जो 10वां मंडल है जिसमें आपके 4 वर्णों की बात हो रही है, वो स्वयं उत्तर वैदिक काल के नजदीक आते आते लिखे गए। तो मूल रूप से कहें तो मूल रूप से ऋग्वेद के जो काल था, ऋग्वेद के काल में यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था जैसा सिस्टम नहीं था। इसको 10वें मंडल में जब इसकी हमको उल्लेख मिलता है तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 10वां मंडल खुद सबसे बाद में लिखा गया था ऋग्वेद में। तो हम ऐसा माने कि जो इसका इसकी जो इसका प्रचलन है वर्ण व्यवस्था का, वो मुख्य रूप से तो आपको उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई देगा। पूर्व वैदिक काल में अर्थात ऋग्वेदिक काल में पूरी तरह से आप वर्ण व्यवस्था को जायज नहीं ठहरा सकते। इस समय वर्ण व्यवस्था का प्रचलन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, एक हल्की सी शुरुआत आप इसमें मान सकते। आगे की जानकारी अगले वीडियो में लेंगे।